आचार्य शिवपूजन सहाय हिंदी नवजागरण के उन अग्रदूतों में से थे जिनका उद्देश्य हिंदी की भाषाई अस्मिता कोई नहीं बल्कि उसकी जातीय और जनपदीय अस्मिता को उजागर करना था। उनका लगभग कालजयी उपन्यास देहाती दुनिया इसी उद्देश्य और प्रयास का प्रतिफलन है। हिंदी में उस जमाने में जो उपन्यास लिखे जा रहे थे, एक तो उसकी ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी जिससे आचार्य सहाय जी को कोई प्रेरणा मिलती। प्रेमचंद के भी श्रेष्ठ उपन्यास तब तक नहीं आए थे, अतः एक तरह से उन्हें एक बिल्कुल नई जमीन और नई शुरुआत करनी थी, जो देहाती दुनिया ने की। देहाती दुनिया की पूरी संरचना, भाषा, वाक्य विन्यास, सब कुछ उस जनपद से जुड़ा हुआ है, उससे रचा पचा है, जिसकी देन वे स्वयं थे। वो उनकी जन्मभूमि थी, उनका जनपद था। लगभग आत्मकथा शैली में लिखा गया ये उपन्यास और पूरा उसकी वर्णन प्रणाली एक शिशु आंख से देखी गई, एक शिशु भावबोध से निर्मित है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक शुरुआत थी। दूसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान देना चाहूँगा वो ये कि उपन्यास में लोकोक्तियों, मुहावरों, लोकगीतों की भरमार है। पूरा उपन्यास, पूरा उसका टेक्सचर उन्हीं से बुना गया है। सारे अध्यायों की शुरुआत ही होती है किसी न किसी लोक से, गीत से, संगीत से, और इस प्रकार वो उपन्यास एक जनपद का ही उपन्यास नहीं बनता, बल्कि उस समय का जो पूरा ग्रामीण परिवेश था, भारतीय ग्रामीण परिवेश था, उसका एक प्रतिबिंब, एक संक्षिप्त रूपक बनकर प्रस्तुत होता है। और लेकिन एक बात और जिसको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो है उपन्यास कोई ग्रामीण जीवन की उल्लास कथा नहीं है, वो एक त्रासदी है। उस जमाने में विभिन्न शक्तियों के द्वारा ग्रामीण जीवन का, ग्रामीण मनुष्यों का जो शोषण हो रहा था, दोहन हो रहा था, पारिवारिक स्तर पर तरह तरह के जो अंधविश्वास थे, रूढ़ियां थी, वो सब उपन्यास में चित्रित हुआ है। इस रूप में उस उपन्यास की महत्ता काल सिद्ध है और आज भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। दूसरी बात जिसकी ओर मेरा ध्यान गया और सबका गया होगा संभवतः, ऐसा मैं मान कर चलता हूं, कि जिसे आगे चलकर आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठा मिली, जो एक आंदोलन बना, उसकी शुरुआत निश्चित रूप से देहाती दुनिया के बगैर नहीं हो सकती थी। देहाती दुनिया में उसके बीज ही नहीं मिलते हैं। देहाती दुनिया के बहुत से अवयवों और तत्वों को लेकर ही आगे चलकर मैला आंचल और दूसरे उपन्यासों की रचना संभव हुई। यह आकस्मिक नहीं है कि देहाती दुनिया के पहले अध्याय का नाम ही ममता का आंचल है, और मैला आंचल की शुरुआत में भी पंत जी की कथा पंक्तियां दी गई हैं, मैला आंचल फैला है धरती का आंचल। तो एक तरह से एक पूरी परंपरा वहां शुरू होती है, परिपाटी शुरू होती है, जिसकी शुरुआत की आचार्य शिवपूजन सहाय ने, देहाती दुनिया ने की। भाषिक संरचना के रूप में तो उपन्यास बेजोड़ है। गांव के लोग कितनी मुहावरेदार भाषा बोलते हैं, लोकोक्तियों से भरी भाषा होती है, उनका हाथ से बोध इतना विकसित होता है, ये सब उस उपन्यास की भाषा में है। अगली चीज जो मेरे ज़हन में आती है कि जिसे आज विदेशी कथा शिल्प और संरचना में लिखे गए उपन्यासों के संदर्भ में भारतीयता का अवधारणा कहा जाता है, ये विडंबनापूर्ण बात लगती है। दरअसल अगर भारतीयता ढूंढनी हो और भारतीयता की अवधारणा ढूंढनी हो, तो उसके लिए हमें देहाती दुनिया जैसे उपन्यासों के पास जाना चाहिए। उसके लिए हमें बाद के दूसरे उपन्यास लिखे गए हैं, उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात जो और भी मुझे महत्वपूर्ण लगती है कि आचार्य जी का बहुत ही महत्वपूर्ण और संभवतः सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि यदि भारत की 80% जनता
गांव में रहती है, तो भारत में लिखा जाने वाला साहित्य केवल 20% लोगों के लिए क्यों? हाँ, तीसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आचार्य जी के मन में एक बद्धमूल धारणा भी थी, एक अभियान भी था, एक उद्देश्य भी था, एक संकल्प भी था कि यदि भारत की 80% जनता गांव में रहती है तो उनको लेकर या उनके लिए लिखा गया साहित्य केवल 20% लोगों के लिए क्यों ना हम उन अधिसंख्य लोगों तक अपने साहित्य को पहुंचा सकें जो वस्तुतः भारतवासी हैं और भारत की जनता कहलाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने चिंतन की भाषा भी, रचनाओं की ही नहीं बल्कि चिंतन की भाषा भी उन्हीं के करीब की रखी, वही मुहावरे, वही शब्द और लगभग उन्हीं के स्तर का भावबोध जो संप्रेषण कर सके। ये लगभग वैसा ही कार्य था जो महापंडित राव सांकृत्यायन जैसे लोग कर रहे थे, जिन्होंने अत्यंत सुबोध और गम्य भाषा में भागो नहीं दुनिया बदलो जैसा उपन्यास लिखा था, जो लगभग भोजपुरी में ही लिखा गया उपन्यास है। आचार्य सहाय का उद्देश्य ग्रामीण दुनिया के माध्यम से और देहाती दुनिया के माध्यम से यही करना था, बल्कि उन्होंने भूमिका में लिखा है कि संभवतः मुझे इस कार्य में अभी सफलता नहीं मिली है और मैं एक दूसरा उपन्यास लिखूंगा। मुझे नहीं पता को कार्य वो पूरा कर सके या नहीं कर सके, क्योंकि वो इस उपन्यास को वो संपूर्ण नहीं मानते थे और मानते थे कि एक और उपन्यास जो पूरे परिप्रेक्ष्य को, पूरे संदर्भ को संप्रेषित कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, वो जब लिखेंगे तभी ये उनका मकसद सफल होगा। आखिरी बात जो मैं कह के अब समाप्त करना चाहता हूँ कि आचार्य शिवपूजन सहाय एक उस पुनर्जागरण के अंतिम व्यक्तित्व थे जिनका कृतित्व और व्यक्तित्व बहुआयामी था। वो केवल चिंतन के स्तर पर, रचना के स्तर पर ही नहीं, बल्कि एक सक्रिय और सजग पत्रकार के रूप में, एक संपादक के रूप में, एक भाषा के उन्नायक के रूप में और साथ ही साथ एक जन चेतना के को जागृत करने वाले अग्रदूत के रूप में हमारे सामने आते हैं। और मेरी मत में अभी उनकी उस समग्र व्यक्तित्व और कृतित्व का आकलन होना शेष है, और जब भी ऐसे आयोजन या संचार माध्यमों के द्वारा उनके व्यक्तित्व को समेटने की, प्रस्तुत करने की चेष्टा की जाती है या की जा रही है, तो इनको केवल औपचारिक अनुष्ठान मात्र नहीं रहना चाहिए।